नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आज हिंदी ग्रामर के सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी और सेकंड ग्रेड जो आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे साथियों इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। साथियों, मानव शब्द है, इसका विशेषण क्या बनेगा? मनुष्य, मानवीय, मानवता या मानवीकरण। तो देखो, विशेषण मानव शब्द से क्या बनेगा, तो आपको बता दूं मैं, मानव शब्द से बनेगा विशेषण आपके जो देखो मानव शब्द है ना, पहले तो ये क्या है, ठीक है। तो मित्रों, मानव शब्द संज्ञा शब्द है। मानव शब्द क्या है? संज्ञा। और अगर पूछे कौन सी संज्ञा है तो बताना कि मानव में जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों, कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा मानव शब्द में है। इस जातिवाचक संज्ञा में मानव में जब ईय प्रत्यय जुड़ेगा, क्या ईय प्रत्यय जब जुड़ता है तो बनेगा मानवीय, जो विशेषण कहलाएगा। दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखो, निम्न में से पुल्लिंग शब्दों का समूह छांटिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से पुल्लिंग शब्दों का समूह छांटिए, यानी कि 4 विकल्प दे रखे, 3-3 शब्द है, इनमें से एक ऐसा विकल्प है जिसमें सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग शब्दों का समूह है, ठीक है। तो देखो, अरमान, आत्मा, तिलक, पायल, उपासना, लक्ष्य, इस्पात, दीपक, काजल, मंजिल, उपासना, दीपक, पुल्लिंग। तो देखो, अरमान क्या है? ये पुल्लिंग है। लेकिन आत्मा, आत्मा तो स्त्रीलिंग है भाई। और तिलक पुल्लिंग है। जब यहाँ पे एक विकल्प क्या है? स्त्रीलिंग है, इसका मतलब इस विकल्प को हमें हटाना पड़ेगा। आगे चलिए, पायल स्त्रीलिंग है, उपासना स्त्रीलिंग है, लेकिन लक्ष्य पुल्लिंग है, लेकिन ये एक ही है, इस विकल्प को भी हटा दो। मंजिल, मंजिल स्त्रीलिंग है, ये भी हट जाएगा। उपासना स्त्रीलिंग आ गई, दीपक पुल्लिंग होने से क्या हुआ? तीनों विकल्प हट गए, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। कैसे? इस्पात, दीपक और काजल, ये तीनों के तीनों शब्द है ना, ये आ जाएंगे आपके पुल्लिंग शब्दों में। यानी कि जो काजल शब्द है ना साथियों, ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तीसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखो, किस विकल्प में सभी बहुवचन शब्द है? कौन सा विकल्प है जिसमें सभी के सभी बहुवचन शब्द दे रखे? जैसे पिछला प्रश्न हमने पुल्लिंग देखा था, वैसे है ना, बहुवचन दे रखे। तो देखो, जनता दर्शन, तो आपको बता दूं मैं, जनता में एक वचन है भाई, जनता में एक वचन है। जनता में कौन सा है साथियों? बहुवचन पूछा है। जनता में ना आपके एक वचन है, इसलिए ये बहुवचन नहीं है। बाकी दर्शन में बहुवचन है, ठीक है। जनता में कौन सा हो जाएगा? एक वचन। बाल, आंसू की बात करूं तो दोनों के दोनों बहुवचन है भाई। बाल भी बहुवचन है और आंसू भी बहुवचन है, यानी कि ये विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। बाकी हस्ताक्षर, हवा की बात करूं तो हस्ताक्षर में तो बहुवचन है, ठीक है, लेकिन हवा में नहीं है। क्यों? हवा क्या आएगी? एक वचन में। होश, होश में तो बहुवचन है, ठीक है, लेकिन वर्षा, वर्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्षा में आपके एक वचन हो जाएगा। फिलहाल दूसरा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कहता है, देखिए क्या कहता है मित्रों, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, ये किस प्रकार का वाक्य है? मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, तो ये किस प्रकार का वाक्य है भाई? वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के थे, है ना। अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, जटिल वाक्य नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है मेरा वह पेन खो गया जो तुमने, यानी कि वह पेन और जो तुमने, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित वाक्य है। आश्रित उपवाक्य किस में आते हैं? मिश्रित वाक्य में आते हैं। एक तो ये पहचान है, दो वाक्य होंगे, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, आश्रित रहेंगे, निर्भर रहेंगे। इसके अलावा बीच में जो शब्द आ जाएगा, ये रहा जो, तो भी मिश्रित होगा। बीच में की शब्द आ जाएगा तो भी मिश्रित वाक्य रहेगा। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पे। निम्न में से किस शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होगा? लिंग परिवर्तन नहीं होगा, समझ रहे हो? यानी कि इनमें से पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कीजिए, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग कीजिए, लेकिन लिंग परिवर्तन नहीं होगा। एक शब्द ऐसा है, देखो, मामा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या बनेगा? मामी बनेगा। छात्र, इस छात्र क्या है? पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग करने पर क्या बन जाएगा? आ प्रत्यय लग जाएगा, छात्रा हो जाएगा, छात्र का।
ठीक है। और औरत का क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा। महिला का पुरुष होता है, ठीक है, औरत का आदमी हो जाएगा। इन तीनों का तो भाई लिंग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन साइकिल का क्या लिंग परिवर्तन होगा, साइकिलें वो तो वचन होता है, एक वचन से बहुवचन बनेगा, लेकिन लिंग परिवर्तन इसका नहीं होगा, यानी कि चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6, ये प्रश्न, इस प्रश्न की बात करूं मित्रों तो अच्छा वो प्रश्न अलग था। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। इसके अलावा कम्युनिटी में अब रोज प्रश्न भी डालते हैं, तो उनके जवाब भी आप दिया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र, प्रह, पर या परो। देखो परोपकार में प्र तो होगा नहीं, पर है विसर्ग, विसर्ग अपने हिंदी की बात है, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो विसर्ग यहाँ पे आता नहीं है, दोनों हट गए। अब दो विकल्प बचे, आप परोपकार में डायरेक्टली परो करोगे, है ना, क्या परो करोगे आप, परो प्लस पकार, नहीं भाई पकार का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, तो ये भी नहीं होगा ना। यहाँ हो जाएगा पर धन उपकार, पर प्लस उपकार, है ना, यानी कि दूसरों का उपकार। तो कौन सा उपसर्ग लगा है, पर लगा है, यानी तीसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, शानदार प्रश्न है, और ये कल परसों कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया प्रश्न था, कल या परसों डाला था, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका उत्तर बता दूं आपको क्या होगा मैं, अपना, हमारा, उनका या उसका। देखो उनका या उसका ये दोनों तो आएंगे, अन्य पुरुषवाचक होता है ना उसमें, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, ठीक है। मैं, हम, मुझे, हमारा ये उत्तम पुरुषवाचक में आ जाएंगे, ठीक है, यानी वक्ता खुद के लिए प्रयुक्त करता है, जब आप सर्वनाम पढ़ोगे तब पता चलेगा। जबकि जो अपना है ना, कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, तो ये जो अपना शब्द है ना, ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी पहला विकल्प यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है। देखो मित्रों प्रश्न कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, या ना दोनों है, उपसर्ग भी होना चाहिए वहां पे, प्रत्यय भी होना, दोनों प्रयुक्त होने चाहिए, ठीक है। देखो सुकर्म की, भारतीय की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भारत धन ई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, ये तो प्रत्यय है ना, उपसर्ग इसमें नहीं है, तो इस विकल्प को जाने दो, हटाइए। औचित्य की बात करूं साथियों, औचित्य शब्द बनेगा कैसे, तो याद रखिए उचित धन ये प्रत्यय लगेगा, उचित में ये प्रत्यय लगने से औचित्य बनेगा, तो उचित शब्द है इसमें ये प्रत्यय लगा है, लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है। सुकर्म की बात करूं तो सु, ये सु क्या है, ये उपसर्ग है भाई, सु उपसर्ग है, और कर्म क्या है, कर्म मूल शब्द है, लेकिन प्रत्यय इसमें नहीं है, तो इसको हटाइए। पराधीनता ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर क्या है, उपसर्ग है, अधीन क्या है, अधीन मूल शब्द है, और ता क्या है, ता पढ़ते हैं, ठीक है। पर उपसर्ग है और ता पढ़ते हैं, अधीन मूल शब्द है, तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 पे। आगे चलिए प्रश्न संख्या 9 पे। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखना साथियों इसका क्या अर्थ होता है, एक आंख से देखना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताओ। अंधा होना, पक्षपात करना, दूसरी आंख से दिखाई ना देना, संभाव से देखना। साथियों एक आंख से देखना इसका मतलब अंधा नहीं, अंधा दोनों आंखों से होता है, ठीक है, एक आंख से काना होता है। पक्षपात करता, देखो दूसरी आंख से दिखाई ना देना, तो ये मुहावरे का अर्थ नहीं होगा, या तो होगा पक्षपात करना या फिर होगा संभाव से देखना। तो यहाँ पे बता दूं एक आंख से जब देखा जाता है, यानी कि सभी को मैं तो एक ही आंख से देखता हूँ, इसका मतलब पक्षपात नहीं कर रहा है, वो सभी को समान दृष्टि से देख रहा है। चौथा विकल्प यहाँ सही उत्तर है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 संधि का प्रश्न आया है, और यहाँ पे जो प्लस है ना वो नहीं लगाया गया, ठीक है, बाकी आप समझ ही रहे हो प्रश्न को। ये लीजिए, गायक का संधि विच्छेद होगा, जो गायक शब्द है ना इसका संधि विच्छेद क्या होता है, गा प्लस अक, गय प्लस अक, गाय प्लस के, या गय प्लस के। तो देखो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद हो जाएगा दूसरा विकल्प, गय प्लस अक। कैसे, देखो ये आई है, ठीक है, ये क्या है, आई है,
आई के बाद क्या आया है, अक, यानी कि असमान स्वर आया। इसका मतलब आई में जब असमान स्वर जुड़ गया तो क्या बना, आई बना, गायक, गाय, आई है ना, आयक यानी गायक। तो आई बनाना भाई, आई में असमान स्वर आ गया तो आई बना। ये किस संधि की पहचान है, ये अयादी संधि का नियम है साथियों, यानी दूसरा विकल्प आपके सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। पारा उतरना, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तापमान कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना या क्रोध कम होना। देखो, पारा उतरना मतलब सर्दी पड़ना, गलत। पारा उतरना मतलब तापमान कम होना, ये भी नहीं है। बुखार उतरना भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि पारा उतरना, मुहावरा पूछा है ना, यानी एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है मुहावरा, तो मतलब पारा उतर गया है ना, क्रोध कम हो गया। चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। एक और अच्छा प्रश्न है। उद्देश्य और विधेय किसके मुख्यतः अंग है। शब्द, अर्थ, वाक्य या रचना। साथियों, ये वाक्य के दो अंग है। वाक्य के मूल रूप से अंग कितने प्रकार के होते हैं, दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या आते हैं, बात करूं मैं एक तरफ उद्देश्य, दूसरी तरफ बात करूं मैं विधेय की। ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। उद्देश्य में क्या आता है, उद्देश्य में आ जाएगा कर्ता और कर्ता का विस्तार, बस यही चीज आती है। कर्ता और कर्ता का विस्तार किस में आ जाएगा, उद्देश्य में। तो भाई विधेय में क्या आता है, विधेय में कर्म आएगा, कर्म का विस्तार आएगा, क्रिया आएगी और क्रिया का विस्तार आएगा, ये याद रखना। तीसरा विकल्प सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 13 पर साथियों। प्रश्न संख्या 13 कहता है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई कठिन शब्द है, उस कठिन शब्द को स्पष्ट करना है तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या बताओगे, मैंने पहले बता दिया, ठहराव, विश्राम, या कह सकते हैं रुकना। ठीक है, ठहराव, विश्राम या रुकना, ये विराम चिन्ह है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए। इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। अब देखो, कोई कठिन शब्द है, उसका अर्थ बताना है ना। जैसे मैं बताऊँ आपको, मैंने लिख दिया दीप, मान लीजिए कठिन शब्द है, फिर कोष्टक में मैंने लिखा दिया, दीप मतलब दिया होता है, तो ये कौन सा है भाई, ये कोष्टक चिन्ह है ना। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मैंने ये कोष्टक चिन्ह प्रयुक्त किया है, तो कोष्टक चिन्ह यहाँ पे प्रयुक्त होगा, पहला विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14 पर। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है, अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लुटेरा शब्द है, शब्द कौन सा है, लुटेरा, इसका सही विभाजन क्या है, मतलब इसमें मूल शब्द कौन सा, प्रत्यय कौन सा है। तो बात करूँ लुटेरा की, तो बताओ कौन सा है। तो लुटेरा में जो एरा लगता है ना, वो ये आएगा। ठीक है, इन दो को तो हटा दो एडवांस में, एरा, ये तो बड़ी मात्रा है में, ठीक है, ये इस प्रकार का आ रखा है जो गलत है, इस प्रकार का आएगा। अब यहाँ पे छोटी है ना, लुटेरा में छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका विभाजन करेंगे, तो फिर लूट आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सभी शब्द इस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने चाहिए भाई। देखो, हिमालय, हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम है, यानी से तो व्यक्तिवाचक आ गया। शहर इसमें जातिवाचक हो जाएगा, घी भी जातिवाचक है ना। जातिवाचक के दो प्रकार होंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तो घी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा, इसका मतलब जातिवाचक है। ठीक है, यहाँ पे ए गलत है, इसका मतलब इस विकल्प को हटा दीजिए। पहाड़, दिल्ली, मोहन, पहाड़ तो जातिवाचक है, दिल्ली व्यक्तिवाचक और मोहन भी व्यक्तिवाचक, इस विकल्प को हटाओ। नदी, नदी जातिवाचक है, मोहन व्यक्तिवाचक आ गया, बालक जातिवाचक हो गई, इस विकल्प को भी हटाओ क्योंकि यहाँ पे मोहन हट रहा है। ठीक है, पहाड़ में जातिवाचक होगा, नदी भी जातिवाचक है, बालक भी जातिवाचक है, यानी कि तीसरा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 16 पे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा। जयपुर, जयपुर एक शहर विशेष का नाम है, मतलब व्यक्तिवाचक आएगा। नगर, नगर में आ जाएगा जातिवाचक। और कृष्णा
एक व्यक्ति का नाम है व्यक्तिवाचक, तीनों नहीं होंगे, कौन सा हो जाएगा, हरियाली। हरा शब्द जो विशेषण है, हरा शब्द क्या है, विशेषण, उसी से फिर बना है भाववाचक संज्ञा हरियाली। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 16वें में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 17वें पे। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम जिसमें स्वयं के लिए प्रयोग हो। आप यह काम मत करो, जिसकी लाठी उसकी बेन, जिसकी उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है, इसको हटाओ। दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा, इसको बेटाओ। दो आए हैं, ये काम मैं अपने आप कर लूंगा, या तो इसमें होगा, या फिर आप ये काम मत करो। आप ये काम मत करो, ये तो भाई पुरुषवाचक में आ जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक। ये काम मैं, तो ये तो करता गया, इसके अलावा फिर और अपने आप खुद के लिए आया है ना, स्वयं के लिए आया है ये अपने आप, है ना, यानी निजवाचक सर्वनाम यहाँ प्रयुक्त है। तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 18वें पर। किस वाक्य में एक कर्म क्रिया प्रयुक्त नहीं है? एक कर्म क्रिया यानी कि जिसमें केवल एक ही कर्म हो, ऐसा प्रयुक्त नहीं है। हिमाद्री चाय बना रही है, यहाँ पे हिमाद्री तो करता है, लेकिन चाय क्या है, चाय एक कर्म है, इसमें तो एक कर्मक है। कृष्णा टीवी देख रहा है, कृष्णा करता है टीवी, ये टीवी देख रहा है, ये तो क्रिया हो गई। तो टीवी ये क्या है, ये एक कर्मक है। मैंने उससे बुलाया, तो मैं तो करता हो गया, उससे, ये उससे क्या है, ये कर्म हो गया, एक कर्मक है। एक कर्मक क्रिया कौन से में नहीं है, उसने, ये तो करता है। बच्चों को, एक तो बच्चे और दूसरा खिलाया क्या, खाना। यहाँ पे दो कर्म है, एक बच्चों और एक खाना, ये दो कर्म है भाई। दूसरा विकल्प सही उत्तर रहेगा 18वें प्रश्न में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 19वें पर। पूजा को नौकरी नहीं करनी, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? ये जो रेखांकित पद है, ये जो रेखांकित शब्द है, इसमें ये रेखांकित पद है क्या? प्रश्न के अनुसार पूछा है, कारक दे रखे हैं, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान या संबंध है। देखो संबंध कारक भी नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं हो रखा। यहाँ पूछते कि कौम में क्या है, तो फिर कर्म बताते, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ तो नाम दे रखा है, यानी कि कर्ता कारक है, सीधी सी बात है, पहला विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 20 पे। नरेंद्र पुस्तक पढ़ता था, वाक्य में काल कौन सा है? सारे टॉपिक है जो हिंदी ग्रामर के, यहाँ पे एक ही प्रश्न लिया गया है। नरेंद्र पुस्तक पढ़ता था, तो देखो ये किस प्रकार का वाक्य, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण है, आसन्न है, सामान्य। सामान्य भूतकाल इस प्रकार होता कि नरेंद्र ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, ये सामान्य भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल होता तो आता कि नरेंद्र ने पुस्तक पढ़ी, ये पूर्ण भूतकाल में आता कि नरेंद्र ने, पूर्ण भूतकाल में सॉरी इस प्रकार आता कि नरेंद्र पुस्तक पढ़ चुका था, ये पूर्ण भूतकाल में आएगा, ठीक है। दोनों प्रकार के वाक्य नहीं होंगे। आसन्न भूतकाल में बाद में है आता है, जैसे नरेंद्र ने पुस्तक पढ़ी है, अभी अभी जो काम भूतकाल में हुआ है, पढ़ी है ना, पढ़ी भूतकाल में, लेकिन है लगेगा फिर पीछे, वो आसन्न भूतकाल, जिस भूतकाल के वाक्य में पीछे है लग रहा दिख रहा है ना, आसन्न भूतकाल कर देना, ये भी यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे हो रहा अपूर्ण भूतकाल, यानी कि जो भी कंप्लीट नहीं है, नरेंद्र पुस्तक पढ़ता था कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 21 में। निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग बहुवचन आकारांत के स्थान पर एकारांत हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है। किस शब्द का पुल्लिंग बहुवचन पूछा है? ये पुल्लिंग इस प्रकार है, ठीक है, त्रुटि है थोड़ी टाइपिंग में है। किस शब्द का पुल्लिंग बहुवचन आकारांत के स्थान पर, ये देखो आकारांत ये सारे मामा, राजा, योद्धा, रुपया, यानी जिनके पीछे आ है आकारांत, इसका फिर एकारांत क्या बनेगा जब बहुवचन बनाएंगे तो? अब मामा का मामे थोड़ी हो जाएगा, राजा का राजे नहीं होगा, योद्धा का योद्धे नहीं, योद्धाओं होता है ना, जबकि रुपया का रुपये हो जाएगा, ठीक है, यानी ये एकारांत हो रहा है। चौथा विकल्प आपके सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 22वें में। रवि ने कल आगरा में ताजमहल देखा, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द कौन सा? ये रहा, जो इन्वर्टेड कोमा उद्धरण चिन्ह में बंद है वो। इसे आप इन्वर्टेड कोमा बोलते हो, इसे हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अब बताओ ये चीज क्या है, मतलब ये जो कल शब्द है ये व्यावहारिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से क्या है भाई? ये संज्ञा नहीं है, सकर्मक क्रिया ये थोड़ी ना, और ये ना ही सर्वनाम है ना, इसे हम कहेंगे अव्यय, काल बोधक अव्यय कहेंगे इसे, ठीक है। दूसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 23 में। कोई आदमी बाहर खड़ा है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? कोई आदमी विशेषण पूछा,
अगर सर्वनाम पूछते तो बताते कि अनिश्चयवाचक है, क्योंकि वहाँ पे निश्चय नहीं होता है भाई कोई आदमी कौन है, अपन नहीं जानते, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण में नापतोल वगैरह आता है, ठीक है, मापतोल, यहाँ पे मापतोल थोड़ी ना कर रहे हैं। संख्यावाचक में संख्या गिनते हैं, नहीं होगा। गुणवाचक में गुण बताते हैं, है ना, जैसे मोटा आदमी, छोटा आदमी, लंबा आदमी, काला आदमी, पतला आदमी, ऐसे, ये भी नहीं होगा। यहाँ होगा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का एक और प्रकार है सार्वनामिक विशेषण, या जिसे बोला जाता है निर्देशवाचक, है ना, इशारा कर रहा है, जिसे बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक, निर्देशवाचक भी बोलते हैं, संकेतवाचक भी बोलते हैं, सार्वनामिक, इशारा करता है कि कोई आदमी बाहर खड़ा तो उस आदमी की ओर इशारा है, ये संकेत है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 23वें में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 24वें पर। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? सरल सा प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। विद्यार्थी, शिक्षक, मंत्री या महेंद्र। विद्यार्थी कंफ्यूज कर देने, ये प्रश्न है ना, कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। विद्यार्थी, विद्यार्थी में भाई जातिवाचक है, क्योंकि एक विद्यार्थी तो है नहीं। शिक्षक भी एक नहीं है, तो इसमें भी जातिवाचक है। और मंत्री में भी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। इन तीनों में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, तीनों नहीं होंगे। महेंद्र ये व्यक्ति विशेष का नाम है, तो चौथा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 24वें में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 25वें पे। किस शब्द में परा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है? देखिए, जो परा उपसर्ग है वो प्रयुक्त किस विकल्प में, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं आ रखा है? उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, इनसे प्रश्न अच्छे आते हैं। तो देखो, परा उपसर्ग पूछा है, परा प्लस काष्ठा हो जाएगा, सही है। परा प्लस बहु, ये भी सही है। परा प्लस जय, ये भी सही है। पराधीन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि परा प्लस धीन, फिर धीन का अर्थ क्या है भाई? धीन का अर्थ होता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा पर प्लस अधीन। ये प्रश्न कम्युनिटी में पूछा गया है 1-2 दिन पहले कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो वहाँ पे पर बताओगे, पर यानी दूसरों के जो अधीन है, ठीक है। तो पहला विकल्प आपके सही उत्तर है प्रश्न संख्या 25वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26वें पे। प्रश्न संख्या 26 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा व्यंजन तालव्य है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से पूछा है। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन का एक सूत्र है, क्या? कि इचु यसाणाम तालव्य है। इचु यसाणाम तालव्य, यानी कि ई आ जाएंगे इसमें। एक चू मतलब पूरा का पूरा चे वर्ग आएगा, चे, छे, जय, जय, ये, यानी कि चे, छे आ जाएगा, समझ रहे हो। इसके अलावा ये से आ जाएगी, है ना। पे ये तो ओष्ट हो जाएगा ना, ओष्ट लगता है इसमें, उपोष्टमा ओदमानिया नाम। वह एकमात्र दंतोष्ट है। दंतोष्ट है ना, जो दांतों से और ओष्ट से दोनों से बोला जाता है, एकमात्र व्यंजन है। और ग अकु विसर्जनीय नाम कंठे, ये कंठे से है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 6 आ रखा है। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 26 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 27वें में। किस विकल्प में संकर शब्द नहीं है? ये संकर शब्द होता क्या है? दो भिन्न भाषाओं से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाएगा। दो भिन्न भाषाओं से जो मिलकर बना होता है ना, वो होता है संकर शब्द। रेल, यात्री, दो अलग अलग शब्द हैं, बिल्कुल सही है। किताब, घर, यहाँ पर भी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द है। टिकट, घर, ये भी दो है। लेकिन चिड़ियाघर ये दो भाषाओं से नहीं बना है, चिड़ियाघर तो पूरा एक ही शब्द है, इसीलिए तीसरा विकल्प सही उत्तर रहेगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 28 में। प्रश्न संख्या 28, गवीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर भी भाई प्लस की थोड़ी टाइपिंग में आ जाती है दिक्कत। गवीस देखो, गवीस संधि उसी की होगी जिन शब्दों के अर्थ होंगे, ठीक है, ठीक जैसे उपसर्ग हो वैसे। गवीस की संधि क्या करेंगे? गवीस की संधि करेंगे गो प्लस ईस। ईस में ई बड़ा आएगा, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है, इन दो को पहले हटा दो। अब गवी शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, गो का तो अर्थ निकलता है ना, गायों का है जो ईस। गो प्लस ईस। ओ के बाद ये ई आया है, मतलब ओ के बाद समान स्वर आ जाए तो फिर औ बनता है, तो गो का घऊ बन गया। अयादि संधि का नियम है। पहला विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 28। आगे चलिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? शब्द कौन सा है? सज्जन, इसमें समास बताओ। सज्जन में इसका विग्रह करेंगे तब पता चलेगा। सत प्लस जन,
यानी कि विग्रह क्या होगा, सत है जो जन, यानी कि अच्छा है जो पुरुष। कर्मधारय समास हो जाएगा भाई, दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 29 में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न संख्या 30 पर। आग्नेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आग्नेय इसी प्रकार शब्द बनेगा राधेय, कौन्तेय, पाथेय, गांगेय, सारे के सारे इसी प्रकार के शब्द हैं। आप देखोगे कि आग्नेय में ने आएगा, आ तो होगा नहीं, ने भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? ये नहीं होगा। आप ये सोचोगे नहीं। आग्नेय शब्द किससे बना है? आग्नेय शब्द बना है अग्नि प्लस ए प्रत्यय होगा। तीसरा विकल्प सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी ग्रामर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।